अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या रहा, आइडिया ऑफ नेशन कैसे जनरेट होता है इसके बारे में देखा हमने, नेपोलियन ने क्या चेंजेस किए ये सारी चीजें हमने देखी, नेपोलियन कोड के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने नेशनलिज्म इन यूरोप से पहले, जब तक नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में नहीं आई थी उससे पहले आपके यूरोप की कंडीशन क्या थी, कैसा सिस्टम था, इसके बारे में देखा। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो आपके यूरोप की सोसाइटी थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो 19th सेंचुरी के आसपास में आपके जो यूरोप की सोसाइटी थी वो ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक तो एरिस्टोक्रेट क्लास था, दूसरा पीजेंट्री क्लास था और तीसरा मिडिल क्लास था। कौन कौन था बेटा? एरिस्टोक्रेट, पीजेंट्री एंड मिडिल क्लास। याद रखिएगा 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी तक यूरोप में मात्र 2 क्लासेस हुआ करती थी, एक एरिस्टोक्रेट क्लास, दूसरी पीजेंट्री क्लास। ध्यान रखिएगा, अगर सोशल हायरार्किकल सिस्टम देखा जाए तो 3 स्टेट्स हुआ करते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग एरिस्टोक्रेसी में आते हैं, एरिस्टोक्रेट्स कहलाते हैं, और थर्ड स्टेट के लोग पीजेंट्री कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं एरिस्टोक्रेसी क्या थी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता था? लैंड ओनिंग क्लास थी। ये कैसी थी बेटा? लैंड ओनिंग क्लास थी, जिनके पास जमीनें हुआ करती थी। वो सारे के सारे लोग कौन थे? एरिस्टोक्रेट्स थे। ये सभी लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। याद ध्यान रखिएगा, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और सारे के सारे एरिस्टोक्रेट एक दूसरे से टाइज बंधे हुए होते थे थ्रू मैरिजेस। किसके थ्रू? मैरिजेस के थ्रू। ये नंबर्स में काफी कम हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा, नंबर्स में इनके ये काफी कम थे। मान के चलिए आपके फ्रांस की बात करें तो वहां पे 10% पॉपुलेशन आपकी एरिस्टोक्रेट्स की थी और बाकी 90% पॉपुलेशन किसकी थी बेटा? आपके पीजेंट्री की थी। किसकी थी? पीजेंट्री की थी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 10% होने के साथ ही रिच होने के कारण ये लोग पूरे यूरोप में डोमिनेंट क्लास थे। कैसे थे बेटा? डोमिनेंट, मतलब बाकियों को डोमिनेट करते थे ये। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियली और सोशली काफी ज्यादा एक्टिव, रिच थे, वेल्दी थे, इसी के कारण ये डोमिनेंट क्लास थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे चले हम अपनी, तो पीजेंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पीजेंट्री। आपके रशिया की मेजर पॉपुलेशन या यूरोप की मेजर पॉपुलेशन कहें तो पीजेंट्स थे, किसान थे। ठीक है, उसमें कौन कौन से? टेनेंट्स, मतलब जो किराए पर खेती करते हैं वो किसान। टेनेंट्स उन्हें कहते हैं, जैसे आप सपोज करो आप किराए पर, आप मुझसे खेत ले लो और मुझे उसके बदले में कुछ रेंट पे करते रहो साल भर। जैसे आप एक रूम लेकर रहते हो, उसी तरह से वो लोग खेत लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। क्योंकि एरिस्टोक्रेट जो 10% थे, ये खुद तो खेती करते नहीं थे, इनकी खेती कौन करता था बेटा? इनकी सारी की सारी फील्ड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पीजेंट्री करते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने प्रीवियस फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताया था, एरिस्टोक्रेट क्लास के पास लैंड कितना था? 60% था। कितना परसेंट था बेटा? 60%। वही पीजेंट्री के पास कोई ज्यादा जमीन नहीं थी, मात्र 40%, वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वहीं पे अब जो पीजेंट्स थे वो सारे के सारे इन्हीं एरिस्टोक्रेट्स की लैंड्स पे काम किया करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्कड एज सर्फ, सर्फ्स मतलब क्या होता है? इनके एरिस्टोक्रेट्स के लैंड पे गुलामों की तरह वर्क करते थे। किसकी तरह बेटा? गुलामों की तरह। और याद रखिएगा ये क्या करते थे? उन एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स जो थे, मतलब जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे जिनके पास जमीनें थी, उन्हें क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स। उनकी जमीन पे खेती करने का काम कौन करता था? पीजेंट्स करते थे, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद एक नया क्लास सामने आता है जिसका नाम पड़ता है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास का इमर्जेंस मैंने पहले बताया है, जिन्होंने क्लास 9th के लेक्चर्स देखे हैं उन्हें पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में आता है, सबसे पहले इंग्लैंड में आता है, धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो जहां जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फैलता जाता है वहां पे एक नई क्लास उभर के आती है जिसे कहते हैं मिडिल क्लास, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन होता है? छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं इस मिडिल क्लास में। और ये मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास थी। कैसी थी बेटा? एजुकेटेड क्लास, ये ध्यान रखिएगा। ये मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास थी, तो इसीलिए इसी के बीच में सबसे पहले नेशनलिटी का आइडिया भी प्रोपोगेट हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना, आइडिया नेशनलिटी का जो है वो सबसे पहले किसने प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया? इन मिडिल क्लास वालों ने। देखिए अब लिबरल नेशनलिज्म की मीनिंग क्या होती है, तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए लिबरलिज्म की मीनिंग क्या है। तो लिबरलिज्म वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जो था लिबरल्स। क्या था बेटा? लिबरल्स, जिसकी मीनिंग होती है फ्रीडम।
सेम यही मीनिंग आपकी लिबरल की है, याद रखिएगा। लिबरल की मीनिंग क्या होती है? फ्रीडम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिबरलिज्म जो है ये यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कैसे आया, इसके बारे में समझते हैं। लिबरलिज्म मतलब क्या होता है? आपको आजादी चाहिए। मतलब जैसे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? हजारों तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर वहीं पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको हजारों तरह की लिबर्टी मिलती है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। ये सारे के सारे राइट्स आपको लिबरल नेशनलिस्ट में मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, लिबरल नेशनलिज्म किस चीज का मतलब किस चीज से सपोर्ट में था और कौन कौन सी चीजें अपोज करता था। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबरल नेशनलिज्म था उसमें क्या क्या हुआ था, उसका इंपैक्ट सबसे पहले देख लीजिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रैक्टिस नहीं की गई, ये ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रैक्टिस नहीं की गई, मतलब सबको राइट टू वोट नहीं दिया गया। आपको याद हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सिर्फ मेल को राइट टू वोट दिया गया था। मेल, वो भी प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और जिनके पास प्रॉपर्टी मतलब जो टैक्स पेयर्स हो उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट था, और बिना प्रॉपर्टी वाले मेंस एंड वोमेन्स को कोई भी राइट टू वोट नहीं था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के लिबरलिज्म के आइडियाज हैं, याद रखिएगा। और जो वोमेन्स हैं उनको सब्जेक्ट अथॉरिटी टू ऑफ मैन बना दिया गया, मतलब वो जो औरतें हैं वो आदमियों के अधीन रहती हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डेवलप हुआ था, ठीक है। मार्केट्स वर नॉट फ्री, जो भी मार्केट थी वो आजाद नहीं थी, ठीक है। मतलब जो भी आपके गिल्ड्स का रिस्ट्रिक्शन वगैरह था, याद है आपको? जो भी मार्केट है, जैसे सुपर मार्केट आपकी होती है उसी तरह की मार्केट की बात कर रहा है। देयर वर नो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट, कोई भी स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट नहीं था। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कई बार इंपोज करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्टोर करने के चक्कर में पुरानी चीजें सारी की सारी हटा दी जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लिबरलिज्म दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? दो टाइप्स के होते हैं। पहला पॉलिटिकल लिबरलिज्म और दूसरा आपका इकोनॉमिकल लिबरलिज्म। ये ध्यान रखिएगा, दो ही टाइप्स के मेन होते हैं। वैसे तो मेजरली तीन भी कह सकते हो आप, पॉलिटिकल का ही वो भी पार्ट आ जाता है, सोशल लिबरलिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप समझिए पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब जो लोग पॉलिटिकली अपनी आजादी मांगते हैं, फ्रीडम मांगते हैं। तो कौन कौन सी फ्रीडम मांगते हैं पॉलिटिकली? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, मतलब एक तरीके से इंडिविजुअल फ्रीडम, और इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की। इसकी डिमांड करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म वाले लोग, ठीक है। जो लोग पॉलिटिकल हैं वो सारे के सारे इस तरह की डिमांड करते हैं। सबसे पहली इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब खुद की स्वतंत्रता और कानून के सामने सभी बराबर रहें, इस बात की। और गवर्नमेंट जो बने वो लोगों के कंसर्न से बने, मतलब हमारे आपके कंसर्न से बने। और तीसरी चीज, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो रन करे थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? पार्लियामेंट के थ्रू। वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते हैं जो रन करे पार्लियामेंट के थ्रू। तो आपके इंडिया में क्या पार्लियामेंट के थ्रू रन करती है नहीं गवर्नमेंट बेटा? तो आपके यहाँ पॉलिटिकल लिबरलिज्म है ना। चलिए, और नेक्स्ट है जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है वो राइट टू वोट की डिमांड करता है। ये मेन डिमांड्स हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म की, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म की क्या डिमांड्स हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिकल लिबरलिज्म। अब जो लोग मार्केट वाले हैं, मतलब जो बिजनेसमैन हैं, उनकी क्या डिमांड्स होंगी, वो किस टाइप की फ्रीडम चाहते हैं? तो पहली चीज फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते हैं। मार्केट में वो फ्रीली बिजनेस कर सकें, हर चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, इस चीज की फ्रीडम वो चाहते हैं। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब जो राज्य एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट पे एक जगह से दूसरी जगह पे, उस चीज का एबॉलिशन होना चाहिए। मतलब एक तरीके से किस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? टैक्स के रूप में। किस तरह से? टैक्स के रूप में। अब सपोज करिए आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, अब उसको आपको यूपी से एमपी में ले जाके बेचनी है। तो यूपी से एमपी में ले जाते समय एमपी गवर्नमेंट आपसे उस गुड्स एंड सर्विसेज का आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से आजादी चाहते हैं कौन? इकोनॉमिक लिबरलिज्म की। हमें अपना गुड्स ले जाकर दूसरी जगह बेचने की आजादी हो और किसी टाइप का इस तरह का टैक्स वगैरह का बर्डन उनके ऊपर ना हो, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन हटाना चाहते हैं वो। और क्या है? ट्रेडर्स डिमांडेड यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज। जो भी व्यापारी संघ था वो एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करता है। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरीके की टेरिटरी मतलब बाउंड्री, ठीक है। दो तरीके की बाउंड्री होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री और दूसरी इकोनॉमिकल
टेरिटरी, एक पॉलिटिकल टेरिटरी, दूसरी इकोनॉमिकल टेरिटरी। जो आपका देश है उसकी जो बाउंड्री है वो पॉलिटिकल टेरिटरी कहलाती है। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या किसे कहते हैं? आपकी कंट्री जितने कंट्रीज के साथ में आपका व्यापार करती है, जितने भी कंट्रीज के साथ आपका देश भारत व्यापार करता है, तो भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी कहां तक हो गई? जिस जिस कंट्री से उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वहां तक, ये कहलाती है इकोनॉमिक टेरिटरी। याद रखिएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, आपके जो भी आप मर्चेंट आप व्यापार कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वहीं पे पॉलिटिकल बाउंड्री आपकी डिपेंड करती है आपके नेशन स्टेट पे, आपके देश पे। और नेक्स्ट चीज, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लोग क्या चाहते थे? यूनिफॉर्म करेंसी, वेट एंड मेजरमेंट। याद रखिएगा, एक यूनिफॉर्म करेंसी चाहते थे, यूनिफॉर्म वेट एंड यूनिफॉर्म मेजर्स चाहते थे। मतलब हर जगह करेंसी यूनिफॉर्म हो, वेट यूनिफॉर्म हो कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ही होगा, और मेजरमेंट जो भी होती है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ही होगा। इस तरह का एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम चाहते हैं वो। आपको पता है ना पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इस समय कौन सा फॉलो होता है? सभी को पता होगा, इसे सबने सुन रखा है, एसआई यूनिट। कौन सी बेटा? एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉलो होता है कि नहीं बेटा? या आप उसे एमकेएस भी कहते हो। क्या कहते हो? एमकेएस। इस यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। मतलब लेंथ किस में नापी जाएगी? मीटर में, और वेट किस में नापा जाएगा? किलोग्राम में, और टाइम किस में? सेकेंड में। यही आज के समय में वेट एंड मेजर्स यूनिफॉर्म है। और करेंसी आप जानते हो, हर कंट्री की एक यूनिफाइड करेंसी है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपका एक इंटरनेशनल आपका सिस्टम भी है, जिसके थ्रू हर देश की करेंसी की वैल्यू डिसाइडेड है। ये बात समझ में आई सबको?